नमस्कार। शब्द विन्यास 666 पर आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। कहानियों के इस सफर में आज हम एक सफर आधारित ही कहानी सुनने जा रहे हैं। रचनाकार है ममता कालिया जी और कहानी का शीर्षक है वह मिली थी बस में। हमेशा की तरह इस बार भी ममता कालिया जी ने अपनी कहानी में एक पढ़ी लिखी, शिक्षित, नौकरी पेशा स्त्री की व्यथा का वर्णन किया है। किस प्रकार एक पढ़ी लिखी स्त्री भी अपने परिवार में, समाज में बंधनों के बीच जीती है, जबकि एक गरीब तबके से आने वाली स्त्री अपने पारिवारिक स्तर पर भी और सामाजिक स्तर पर भी उससे कहीं ज्यादा स्वतंत्र होती है। इसका अंतर ममता कालिया जी की इस कहानी में आपको बखूबी देखने को मिलेगा। तो सुनना प्रारंभ करें। गाड़ियां जीवन में अवसरों की तरह हमेशा मुझसे छूटती रहीं। जब जब मैं समय पर स्टेशन पहुंची तो पता चला गाड़ी इतनी लेट आएगी कि जाने और न जाने का फर्क मिट जाएगा। अगर कभी मुझे 15 मिनट की भी देर हुई तो उस दिन गाड़ी एकदम समय पर आकर छूट गई। इधर रेल का पूछताछ कार्यालय काफी चतुर हो गया है। फोन से पूछो तो कहेगा गाड़ी अपने समय पर आ रही है। स्टेशन पहुंचो तो हर 15 मिनट में अपनी रोनी आवाज में उद्घोषक उद्घोषणा करेगा। गाड़ी के 15 मिनट विलंब से आने की सूचना है। यह समय 15-15 मिनट खिसक कर कब 1 घंटे या उससे अधिक में खिंच जाएगा, इसका हिसाब नहीं है। इसीलिए मेजबान भी प्लेटफॉर्म की सीढ़ियों से ही विदा दे देते हैं। वे मेहमान का साथ ऐसे छोड़ देते हैं जैसे शव यात्रा का साथ छोड़ लोग कहते हैं, जाओ प्रे, बस हमारा तुम्हारा साथ यहीं तक था। आज भी गाड़ी 2.5 घंटे लेट थी। प्लेटफॉर्म पर भीड़ ने बाढ़ की शक्ल ले ली थी। अन्य गाड़ियों की भीड़ भी इस बाढ़ में सम्मिलित हो गई थी। पता चला अभी और विलंब हो सकता है। अगली उद्घोषणा सुनने के बाद भीड़ ने छंटना शुरू किया। क्या पता गाड़ी आज आए ही ना। मैंने भी बस अड्डे का रुख किया। मन में हिसाब लगाया, गाड़ी 8 बजे आकर 12 बजे तक पहुंचाएगी। बस से 10 बजे तक घर पहुंच जाऊंगी। पूरे 2 घंटे का फर्क पड़ेगा। घर में चिंतित बैठे पति प्रमोद और मचलती कम्मू आंखों में छा गई। 2 घंटे पहले पहुंच मैं दोनों को संभाल लूंगी। 5:45 बजे की बस थी, लेकिन कानपुर की पागल भीड़ और ट्रैफिक 40 मिनट तो चौराहा और रेलवे क्रॉसिंग पार करने में निकल गए। बस से तेज तो घड़ी की सुइयां चल रही थी। मेरी बेचैनी की रफ्तार घड़ी से तेज। किसी तरह बस ने गति पकड़ी। खचाखच भरी बस में कुल 5 महिला सवारी थीं। एक मेरे बगल में बैठी थी, गोद में बच्चा संभाले। बच्चा गोद के नहीं, सीट के काबिल था, पर कंडक्टर ने उसे डांटकर गोद में पहुंचा दिया। बच्चे को कनिया लो, नहीं पूरा टिकस लगी। 3-4 साल का बच्चा मां की गोद में चिपक गया। 2-3 जगह बस ठहरी। यहां से चढ़ी सवारियों के साथ तरह तरह का सामान चढ़ा। प्लास्टिक की बाल्टियां और मग, साइकिल के टायर ट्यूब, बिजली का सामान और कुछ बोरियां। ड्राइवर के पीछे वाली खाली जगह पूरी भर गई। कंडक्टर इन सवारियों से किराए के अलावा रुपए लेता रहा। मैंने अपनी सहयात्री से पूछा, कहां तक जाओगी? सलेम सराय, उसने कहा। और आप? इलाहाबाद। कानपुर रहती हो?
नहीं, एक ही दवा लेने आए रहे। क्या हुआ है बच्चे को? खांसी आवत है कईयों रोज से। राजू की अम्मा ने वैद बताया था। एक खुराक पिलाई, उसी से कुछ टिकाई पड़ी है। बच्चा निंदासा था। माँ ने उसे छाती से लगाकर आंचल से ढक लिया। चौड़गरा पर बस खराब हो गई। ड्राइवर कंडक्टर दोनों उतर गए। उन्होंने बोनट खोलकर खटर पटर की, फिर देर तक उस पर झुके रहे। 20 मिनट हो गए, पर बस ठीक होने की कोई सूरत नहीं बनी। मैं डरने लगी। 9 तो यहीं बज गए, अभी फतेहपुर भी नहीं आया। पूरे 20 किलोमीटर आगे है। कब बस सुधरेगी, कब चलेगी? कई सवारियों ने उतरकर ड्राइवर से कहा कि वह किसी तरह धीरे धीरे चलकर फतेहपुर पहुंचे, वहां कुशल मिस्त्री मिल जाएंगे। ड्राइवर ने कहा, एक कदम भी आगे चले तो एक्सीडेंट हो सकता है। एक दुकानदार जो कानपुर से हजारों का कपड़ा लेकर चला था, झल्ला पड़ा। यहां अंधियार में खड़े खड़े लुट जाबे तो के भरी। ड्राइवर ने एक संत की सादगी और ठंडेपन से जवाब दिया, माल की भरपाई तो हो जाए, मुला जान की भरपाई के करेस। 10 बजे किसी तरह बस ठीक हुई। जय बजरंगबली की जयकारा के साथ बस चल दी, लेकिन फतेहपुर नाके पर आकर फिर खड़ी हो गई। इस वक्त वहां सिर्फ 2 कुत्ते, 3 रिक्शे और एक अंग्रेजी शराब की दुकान हरकत में थी। ड्राइवर कंडक्टर दोनों नदारद थे। मैंने दूसरी तरफ के एक बेचैन यात्री से पूछा, कहाँ है ड्राइवर और कंडक्टर? अब क्यों देर लगा रहे हैं? बस के कई यात्री हंसने लगे। ठेके पर जाकर पूछिए, कहाँ घुसे हैं दोनों। हे भगवान, घर में प्रमोद तो आग बबूला हो रहे होंगे। वे घड़ी देखते जाएंगे और अपने अंदर गोला बारूद इकट्ठा करते जाएंगे। मेरे पहुंचते ही विस्फोट होगा, धड़ाम। तुमने क्यों कहा था तुम 9 बजे पहुंच जाओगी? रेल की जगह बस क्यों पकड़ी? स्टेशन पर 2 घंटे बैठ नहीं सकती थी? पीछे से कम्मुख कितना रोई, तुम्हें कोई परवाह है? एक बार घर से निकलती हो तो लौटने की कोई चिंता नहीं रहती तुम्हें। सारी राष्ट्रीय सेवा योजना तुम्ही को करनी है, जो दौड़ पड़ी फाइल लेकर। इसके अलावा कुछ मौलिक मारक आरोप भी प्रमोद इजाद करेंगे, जिनकी काट इस थके हाड़ से वह कैसे करेगी। 15 मिनट में ड्राइवर कंडक्टर दोनों आ गए। मैंने ध्यान से उनके चेहरे देखे। उन पर गजब का इत्मीनान था। देखने से शराबखोरी का कोई चिन्ह नहीं मिला उन पर। कई बार जैसे अब मुझे ताज्जुब होता है अपने आप पर। अपने से मैं कहती हूँ, अगर तुम परेशान हो तो पूरी तरह परेशान रहो ना। यह क्या कि सड़क किनारे पेड़ों की पात पर हेडलाइट की पड़ती रोशनी की तिलिस्म भी देख रही हो। यह भी गिन रही हो कि कितनी सवारियां मूंगफली खा रही हैं और कितनी पान। ध्यान पेंडुलम की तरह घर बाहर होता रहता है। आगे की सड़क एकदम साफ और सीधी थी। कुछ महीने पहले यह निहायत उबड़ खाबड़, आधा कच्चा आधा गड्ढेदार रास्ता था। आज यह एकदम पक्का, साफ और सुंदर था। सैनी पर कुछ सवारियां चढ़ीं, कुछ उतरी। उतरने वालों के साथ काफी सामान भी उतर गया। कपड़ों के थान, धोतियों की गांठ, चाय पत्ती के उटा-उट भरे थैले, प्लास्टिक की बाल्टियां और कांच की चादरें। कईयों ने उतरते समय कंडक्टर के हाथ पर बख्शीश रखी। इसके बाद ड्राइवर कंडक्टर फिर गायब हो गए। अब क्या हुआ? क्या कल सुबह इलाहाबाद पहुंचेंगे?
बच्चे वाली औरत हंस दी। एक जानकार हंसी। काहे घबड़ियानी हो, सैनी में खवाई होत है। दोनों जन बैठ खावत हैं। हमारी भूख प्यास की कोई चिंता नहीं इन्हें। का करें, तुमरे लिए भूखाने रहें। इनका तो रोजों का काम है, देर सबेर पहुंचा तो देत हैं। बस का निर्धारित समय क्या है? मैंने जैसे बस को क्लास समझकर सवाल पेश किया। एक आदमी बोला, जब पहुंची तब समझो, का नाम निर्धारित टाइम। एक अन्य आदमी ने अपनी लोई कसकर लपेटते हुए कहा, अपन देश में कौन ससुर का निर्धारित है। यह तक तो निर्धारित नहीं कि मौत कब आएगी कब नहीं। बस पहुंचबे की कौन कहे। एक ग्रामीण बड़ी देर से अपनी चादर में चुप्पी मुक्की मारे बीड़ी फूंक रहा था। बीड़ी पैर से रगड़कर बोला, गन्ने की खरीद तक तो निर्धारित नहीं, बस पहुंचबे का है। जब पहुंची तब समझो। तीन सिपाही बस में धड़धड़ाते हुए घुसे। उन्होंने मुसाफिरों की तलाशी ली, 3-4 बार डंडे पटके और उतर गए। महिला मुसाफिरों को बख्श दिया गया। मन कृतज्ञ हो आया। आज भी हमारे यहाँ स्त्री होना कितना मायने रखता है। लोग मानकर चलते हैं कि स्त्रियों के पास कोई आपत्तिजनक सामान नहीं होगा। आदमियों की जामा तलाशी 2-3 नाकों पर हुई। यह सुरक्षा का आतंकवाद था। अमावस की रात थी, गाढ़ी, ठंडी और ठिठुरी, लेकिन पूरे रास्ते जैसे अंधेरे के खिलाफ बिजली ने संघर्ष छेड़ रखा था। जगह जगह सड़क किनारे ढाबे थे। सबने खूब सी ट्यूबलाइटें लगा रखी थीं। रोशनी में उनके सामने पड़ी चरपाइयां और लाइन से खड़े ट्रक आश्वस्त कर रहे थे कि यह रास्ता निर्जन नहीं है। कभी बस तक किसी छौंक की सुगंध पहुंच जाती तो भूख और जोर मारने लगती। थोड़ी दूर चलकर बस फिर रुक गई। मैंने आवाज दी, ड्राइवर साहब, अब क्या हुआ? ड्राइवर ने पलटकर देखा तक नहीं। इस बार कंडक्टर बैठा रहा। वह बस किराए का हिसाब संभालता रहा और जिसके बकाया पैसे देने थे देता रहा। अपने काम में वह इस कदर रमा हुआ था कि उससे किसी ने नहीं पूछा कि ड्राइवर कहाँ है। कलाई घड़ी से तेज मेरे मन की घड़ी चल रही थी। आगे पीछे और कोई वाहन नहीं था जो बस का विकल्प बने। सोनू की माँ ने अपने झोले से मूंगफली निकालकर मुझे दी। लो, इसे कहित हैं टाइम पास। भूख के मारे मेरा भी बुरा हाल था, पर फिक्र ने घिघी बांध दी थी। बस एक मूंगफली उठाई और मैं चौथी बार बोली, पता नहीं ड्राइवर कहाँ चला गया। सामने बैठे 2 आदमी हंसे। जहां गए हैं वही उंघाई लग गई होगी, कौन जाने। सोनू की माँ ने कहा, बस अब ही ना चली, चलो यहाँ ढाबे में सो जाबा जाए। सोनू भी निंदियाने हैं। मैं भय से जड़ हो गई। यहाँ खुले में, एक तो ठंडा, ऊपर से रात में कोई भी आकर दबोच ले तो। के दबोचबे, गटई दबा दे। जो 2-4 आ गए तो। देखो, जे सोनू के एक तरफ चिपट के हम सो जा, एक तरफ तुम चिपट जाओ। मुला कौन माई का लाल इतना बेशरम हुई सकत है कि बच्चे से ओ की माँ छुड़ाबे। मुझे तो डर लग रहा है। ऐसन है तो लोहे की जंघिया पहिर के बाहर निकला करो। गांव में फारिग होने जाओ तो कईयों दफा लबार लग ले थे पीछे।
हम तो कई दफे लाफा मारे हैं नासपीटों को। कभी जबर मिल गया तो का धो धा के आ जाई थे घरे। अरे कौनो चोट चपेट लगे तो मरा थोड़ो जाई। ई देही त देही है, कोनो मशीन नहीं कि कल पुर्जा बदल ले। मैं दंग रह गई। मुझसे उम्र में कम ही लग रही थी, पर गजब का आत्मविश्वास और अदम्यता थी उसमें। अचानक ड्राइवर मस्ती में झूमता झामता वापस आ गया। मैंने चैन की सांस ली। इस बार बस फर्राटे से चली। 11 से ऊपर का वक्त हो रहा था। मैंने देखा सोनू की माँ एकदम सतर बैठी थी, निडर। तुम्हारे घर पर कौन कौन है? इसके बापू, उनकी माँ और बहिनी, छुटकी वा। गुस्सा नहीं करेंगे? इतनी रात में पहुंचोगी? अबेर का हमने की, दबा दिलाकर सीधी आ रही हैं। आदमी जो बहुत नरम गरम करे तो हम तो दे थे एक झन्नाटा कनपट्टी पे। हमारे घर वाले तो बहुत गुस्सा करेंगे, मानेंगे ही नहीं कि देर रास्ते में हुई। सुनो, वैसन तो बड़ी मेम साहब बनी हो, कटे बाल, रेशमी साड़ी, बोली भी किटपिट, पर हिम्मत के नाम पे निरी लीद हो। सोनू की माँ अपना मुचड़ा हुआ झोला समेटती हुई बोली, डरो ना, सही बोले में काम सही होत है। सलीम सराय आ गया था, वह उतर गई। मुझे लगा सोनू की माँ जैसा बनने के लिए मुझे एक जन्म और लेना होगा। अभी आप सुन रहे थे ममता कालिया जी की कहानी, वह मिली थी बस में। कहानी आपको कैसी लगी? यदि पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, मित्रों और परिवारजनों में शेयर कर सकते हैं। जो भी नए सदस्य चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। कहानियों और उनके प्रस्तुतिकरण से संबंधित कोई विचार, सुझाव या फरमाइश हो तो उसे आप कमेंट्स के जरिए हम तक आने दें। इसके अतिरिक्त अपने पसंद की कोई कहानी, उपन्यास या अपने पसंदीदा किसी लेखक की कोई रचना यदि आप सुनना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं। अभी के लिए विदा, शुक्रिया।